नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। मैं हूं एडविन अमन और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं उन्होंने भोजपुरी जो लोक संगीत है उसको एक नई दिशा दी है, नया आयाम दिया है। आज हमारे साथ हैं मनीषा श्रीवास्तव जी। मनीषा जी, शुरुआत कैसे हुई संगीत में? सबसे पहले तो मैं आपको और पूरी जनता को प्रणाम करना चाहूँगी और मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी, मैं 4-5 साल की थी, तब मेरे दादाजी को भी संगीत से बेहद लगाव था। तो वो मुझे अपनी गोद में बैठा करके हारमोनियम बजाने सिखाया करते थे। तभी से मुझे गाने की इच्छा प्रकट हुई और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे दादाजी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा नामांकन करा दिया और वहाँ से मैं संगीत की शिक्षा लेने लगी। जी, संगीत की शिक्षा लेने लगी, लेकिन इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, साथ में संगीत, दोनों अलग अलग धाराओं में कैसे तालमेल बैठा पा रहे हैं? देखिए, मेरे पापा की शुरू से इच्छा थी कि मैं एक इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं एक सिंगर बनूं। चूँकि मैं जहाँ भी जाती थी गुनगुनाने लगा करती थी, जहाँ भी कोई नई धुन सुनती थी वहाँ पे मैं झूमने लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पापा के भी सपनों को साकार करूं और अपने भी सपनों को साकार करूं। तो उसके साथ साथ मैं सेल्फ स्टडी करने लगी और मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई जारी रखने लगी और मुझे संगीत में 4-5 साल में बहुत अधिक सफलता मिली। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरे संगीत में बहुत अच्छे कैरियर हैं, सो मैं संगीत में अपने आप को कैरी कर सकती हूँ। बिल्कुल कैरी कर सकते हो, लेकिन संगीत और ख़ासकर भोजपुरी जब हम नाम आता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ जुड़ जाती हैं, चाहे अश्लीलता की बात कर लीजिए, प्रौढ़ता की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम चीज़ें सामने आती हैं। इसको लेकर क्या कभी लगा नहीं मन में कि मैं एक गलत ट्रैक पकड़ रही हूँ? देखिए, जब मैं शुरू में, जब मैं 5-6 साल पहले स्टूडियो में जब मुझे गाने के ऑफ़र आते थे, तो लोग कहते थे कि आपको इस तरह के गाने गाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा बोल्ड गाने गाने पड़ेंगे। लेकिन मैंने शुरू से ये ठान रखी थी। मेरे दादाजी कहते थे कि बेटी, तुम जीवन में चाहे जितनी भी ऊंचाई पे बढ़ जाओ, हमेशा वैसे गानों को ही गाना जो तुम हमारे साथ बैठ करके, हमारे फैमिली के साथ बैठ करके ये गर्व से कह सकती हो कि दादाजी ये मैंने कैसेट किया है और ये गाने आप सुन सकते हैं। तो शुरू से मैंने प्रण किया था कि मैं जब भी गाऊंगी साफ़ सुथरे गाने ही गाऊंगी और साफ़ सुथरे गाने गाकर ही मैं अपने समाज में छवि बनाऊंगी। जी बिल्कुल, छवि बना भी पा रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपने किसी भोजपुरी फिल्म में अभी तक गाना गाया हो, क्योंकि मनीषा अब बड़ा नाम हो रही है, चूँकि उभर के सामने आ रही है, तो ऑफ़र नहीं मिल रहे या आपको उस तरह गाने नहीं मिल पा रहे? देखिए, ऑफ़र तो बहुत मिले, लेकिन होता क्या है कि गाने जो मिलते हैं ना, धुन सही रहता है। कभी कभी होता क्या है कि गाने भी सही रहते हैं, लेकिन उसमें जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो कभी कभी सही नहीं होता है। तो मैं कहूँगी जितने भी गाने लिखने वाले जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करूँगी कि आप एक छोटे से शब्द का इस्तेमाल करके पूरे गाने को ख़राब न करें। लेकिन ऐसा बोला जाता है मनीषा जी कि लोकगीतों में भी काफ़ी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर ही क्यों? देखिए, भोजपुरी जो है वो मुझे लगता है कि हिंदी के बाद अगर कोई किसी भाषा को बहुत जल्दी से समझता है तो वह है भोजपुरी। फुहड़ता अश्लील हर एक चीज़ों में है, लेकिन भोजपुरी हिंदी के काफ़ी नज़दीक रहने के कारण लोग इसकी अश्लीलताओं पे, इसके मतलब जो गलती कर रहे हैं गायक, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी चलिए, ध्यान दे रहे हैं और बातों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो बहुत अभी देर तक बात करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गीत जो आपके बहुत करीब हो वो सुनाना चाहेंगे? जी, अभी मैंने एक एल्बम किया था जिसका नाम था परदेशी पिया, जिसमें मैंने विदेशिया, पूर्वी, झूमर जैसे गीतों को जोड़ा है। ये जो गीत है ना, ये भोजपुरी लोकगीत के अंदर आते हैं, जिनको लोक विधा कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आता रहता है, और वो उसी गीत को जो गाता है उसको हम लोग लोकगीत कहते हैं। तो मैं उसी एल्बम का एक गाना आपको सुनाऊंगी। हर कुछ दिन नहीं हारा में खेला हूँ ना पौनी बल जोरी रे, कुछ दिन नहीं हारा में खेला हूँ ना पौनी बल जोरी रे, हाँ बल जोरी रे सैया मांगे गहना हमार, बल जोरी रे
सैया मांगे गहना हमार, कुछ दिन नैहर में खिलाहू न पानी बल जोरी रे, हाँ बल जोरी रे, सैया मांगे गहना हमार, बल जोरी रे, सैया मांगे गहना हमार। बाबा नानी गोड़ा मोहे बड़ा दुख देला, उहे रे सगुनावा के दिन धरी देला। बाबा नानी गोड़ा मोहे बड़ा दुख देला, उहे रे सगुनावा के दिन धर देला। लाले लाले डोलिया के लाला काओ हार, बल जोरी रे, हाँ बल जोरी रे, सैया मांगे गहना हमार, बल जोरी रे, सैया मांगे गहना हमार। बहुत मिठास है इस गाने में, और बाकी आपने जिस तरह बताया कि लोकगीतों की अपनी एक कला है, अपनी एक छवि है। लेकिन इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि भोजपुरी जो अश्लीलता की बात कर रहे थे अभी हम, कि लगातार हावी हो रही है, ऐसे में इस विधा को किस तरह से ज़िंदा रखा जाए या किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं तो अपने आप को भी और अपने आप के साथ साथ जितने भी युवा गायक हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आप पुराने चीज़ को एक नए अंदाज में पेश करिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहले जो होता है कि पहले जो वस्तुएं आती थी, जो सामान आती थी, जो पहले साड़ियाँ आती थी, उसको लोग मार्केट में मतलब कि मार्केटिंग करने के लिए कर क्या रहे हैं कि मेरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा चले, इसके लिए कर क्या रहे हैं कि पुराने चीज़ों को वो कुछ नए आर्ट बना करके, जैसे पुरानी साड़ियाँ हैं उस पर कुछ नए चीज़ को इस्तेमाल करके उसको नया लुक दे रहे हैं, जो कि मार्केट में काफ़ी पसंद आ रही है। तो मैं वही कहूँगी कि आप पुराने गानों को एक नया लुक दें, लोग सुनेंगे भी, लोग समझेंगे भी, और आप आगे बढ़ेंगे भी। चलिए, आगे बढ़ेंगे, बहुत सही बोला आपने। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस बीच कितने एल्बम आपके मार्केट में आए और कितनी सफलता मिली है उनको? जी, मार्केट में मेरे अभी लगभग 7 से 8 कैसेट आ गए। पहला कैसेट था मेरा परदेसी पिया, जिसमें एक गाना हिट किया था। उसमें गाना था साँचो सखी जिया घबराइल बाटे हो, जब से दिनवा बियाह के धराइल बाटे हो। उसके बाद देवी गीत आया, उसके बाद कांवर भजन आया, उसके बाद छठ का गीत आया जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सराहना मिली, और उसके बाद मैंने परदेसी पिया कैसेट किया जो कि मार्केट में काफ़ी चल रही है। देवी का जिक्र किया आपने, तो देवी मनोज तिवारी के बारे में जो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो इन दोनों सिंगर को जब पहली बार आपने स्टेज पर ज्वाइन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगा कि मुझे संगीत में जाना चाहिए, क्या ये सच है? जी, सबसे पहले जब मैं एकदम पहली बार उन लोगों के साथ मंच पे आई तो डर तो था कि मैं एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन खुशी भी था कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं काफ़ी छोटी थी उस समय जब मैंने मनोज तिवारी जी के साथ और देवी जी के साथ 2007-8 की बात है। लोग छोटी बच्ची, अरे इतनी छोटी बच्ची गा रही है, कितना अच्छा गा रही है, काफ़ी सराहना मिलती थी मुझे। तो उससे होता क्या था ना कि मुझे और ललक होती थी कि मैं और ज़्यादा कुछ गाऊं और ऑडियंस के सामने आऊं, तो बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे जीवन का कहिए कि एक अच्छा सा मोमेंट था जो मैंने उन लोगों के साथ बिताया है। और अभी भी लगातार मैं मालिनी अवस्थी जी के साथ, पद्म श्री शारदा सिन्हा जी के साथ लगातार मैं कार्यक्रम में हूँ। तो मुझे खुशी होती है कि मैं जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने रास्ता बताया है, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ परफॉर्म करके काफ़ी अच्छा लगता है। जी, अभी किस किस तरह के प्रोग्राम ये बाहर करते हैं यहाँ से, या मतलब विदेशों में प्रोग्राम करते हैं, देश में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं? देखिए, विदेशों में भी इस तरह के भोजपुरी, जहाँ भोजपुरिया लोग हैं, जो लोकगीतों को सुनने वाले हैं, वो बाहर में भी कार्यक्रम कराते हैं। एक बार मैं 2 साल पहले मॉरिशस गई थी, भोजपुरी का वहाँ पे कार्यक्रम था। इसी तरह से सिर्फ बिहार में ही नहीं, झारखंड है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ गुड़गांव हरियाणा में कार्यक्रम करके आ रही हूँ, दिल्ली में कार्यक्रम होता रहता है। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो लोकगीतों को सुनने वाले हैं वो कार्यक्रम कराते हैं, और हम लोगों को खुशी होती है लोकगीतों को सुना करके उनको। चलिए, ये तो एक ऐसी बात हो गई मनीषा जी कि ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो लोकगीत हैं उसकी अपनी एक छवि है, लेकिन एक इंसान को जीने के लिए पैसा भी चाहिए। तो क्या लगता है कि भोजपुरी जो संगीत, फिल्म का संगीत है, उसके मुकाबले इस क्षेत्र में पैसा है, जो लोक गायकी है या लोकगीत की जो परंपरा है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आगे अगर बढ़ना है तो सबसे पहले पैसे तो हमें देखने नहीं होंगे। सबसे पहले मुझे अपने परफॉर्मेंस को लोगों को दिखाना है। मैंने कहा कि पुराने चीज़ को नए अंदाज में पेश करना है। आप देखिए, आप जो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं उसमें एक क्या बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं जिनको नए अंदाज में पेश किया जाता है। जैसे माधुरी दीक्षित जी का एक कोई फिल्म आई थी, उसमें गाना था हमरी अटरिया पे। इसका बोल देखिए आप, एकदम मतलब पुराने समय का बोल है, एकदम ठेठ हिंदी जिसको बोलते हैं, जो लोकगीतों से जुड़ा हुआ है। तो उस चीज़ को, जब लोकगीतों को मैं संजो करके, उसको समझ करके, उसको प्रयोग करके एक नया चीज़ ऑडियंस को दूंगी तो डेफिनेटली वो सुनेंगे, और सुनेंगे तो मेरी एक समाज में अलग पहचान बनेगी। और जब पहचान बनी तो पैसा तो आने ही आने हैं। तो यानी भोजपुरी से शिकायत ये है कि वहाँ पर जो पुरानी चीज़ें उनको भुलाया जा रहा है। बॉलीवुड में तो खैर उस चीज़ को लेकर आया जा रहा है। तो क्या आप बॉलीवुड की तरफ इस तरह का जाने का रुझान है, रुख है आपका कभी? अभी भविष्य की बात तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन फ़िलहाल मुझे बॉलीवुड में जाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि लोकगीतों में इतनी सारी विधाएं हैं कि अगर उसको मैं गाते जाऊं तो मेरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन विधाएं ख़त्म नहीं होंगी। तो मैं लोक गीतों में ही अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। जैसे कि मालिनी अवस्थी जी हैं, जैसे कि इल्ला वरुण जी हैं, जैसे कि पद्मश्री शारदा सिन्हा जी हैं, बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ हैं। तो उनके जैसा मैं अपने आप को लोक गायकी में लाना चाहती हूँ। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि आपके चैनल पे काफ़ी सारे आपके फोक संगीत से जुड़े हुए प्रोग्राम आए। अभी कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम चलते हैं या सिर्फ एक सीमित दायरा है उसका भी? नहीं, ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। हालांकि अभी समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता है, ये हम कह सकते हैं। चाहे हमारी हिंदी भाषा को लेकर के क्यों ना जागरूकता हो, युवाओं में एक उमंग है कि हम अपने पुराने चीज़ों को वापस फिर से लाएं। बहुत सारे गायकों से मैं मिलती हूँ, बहुत खुशी होती है। 2 साल 3 साल पहले ये चीज़ नहीं था युवाओं में, लेकिन 2-3 साल बाद अभी का जो समय है, जिसमें जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे भोजपुरी में जो अश्लीलता है, बहुत सारे संस्थाएं बनी हुई हैं, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो कि आवाज़ उठा रहे हैं कि भोजपुरी की अश्लील गानों को बंद किया जाए, भोजपुरी में जो अश्लील गाने हैं उसको नहीं सुना जाए। जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर उसमें कोई सिंगर अश्लील गीत को पेश करता है तो उसका बहिष्कार करना जाए। तो मुझे मतलब बहुत खुशी होती है कि जो कि युवा पीढ़ी है हमारे, इतने ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं पुराने चीज़ों को लेकर के, हमारे भाषा को लेकर के, जो बोले आप साफ सुथरे गीत को लेकर के। तो समय बहुत जल्द बदलने वाला है। नहीं, बदल तो रहा है, लेकिन जब मंच पे हम लोग देखते हैं कि कलवा का आगमन हो रहा है तो लोग वही सुनना चाहते हैं उनसे। वो मनीषा जी उसमें कहीं पीछे रह जाती हैं, और कलवा जैसे लोग जो लगातार इस तरह के गानों के लिए जाने जाते हैं वो आगे आ जाते हैं। उसको लेकर कभी कोई शिकायत नहीं रहती? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि कहा जाता है कि आप ऑडियंस को एक बार जो चीज़ दे चुके हैं ना, तो ऑडियंस सोचता है कि अब की बार मुझे उससे भी कुछ ज़्यादा मिले। एक दायरा बना चुके हैं कि हम इस तरह के गानों को गाएं। ऑडियंस हमसे क्यों नहीं उस तरह के गाने का डिमांड करती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझती हैं। ऑडियंस ये समझ रही हैं कि मनीषा ऐसे गानों को नहीं गाएंगी। अगर वो डिमांड भी करते हैं तो मनीषा नहीं गाती है, क्योंकि मनीषा को अपने लिमिटेशन के अंदर रहना है। आप कलवा की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी कि शारदा सिन्हा जी को लेकर चलिए। इतने सारे बॉलीवुड में वो गाने गाई हैं, फिल्मों में गाने गाई हैं। लोग उनसे क्यों नहीं करते कि आप कुछ अलग प्रकार के गाने सुनाए, क्योंकि उन्होंने अपने दायरे बना चुके हैं कि मैं इसी के अंदर आप लोगों को सुना सकता। अभी बात कर रहे थे हम लोग कि भोजपुरी में या लोकगीत में बहुत सारी विधाएं हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही हम सिर्फ विधा के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी विधाएं पीछे छूट रही हूँ लोकगीत के अगर क्षेत्र की बात करें तो? हाँ, देखिए, बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे कि पूर्वी भी है, विदेशिया भी है, सोहर के गीत हैं, मुंडन के गीत हैं, शादी विवाह के गीत हैं। ये सब लोक विधाओं में ही आते हैं। जैसे कि आप अभी भी गांव में जाइए, देखिए शादियाँ होती है तो वहाँ तरह तरह के मंडप का, हल्दी का, तिलक का, मटकोड़ का, अलग अलग विधा का अलग अलग गीत होता है, जो कि हम लोग को सुनने को मिलता है। कभी कभी आप भोजपुरी फिल्म भी देखेंगे तो
उसमें भी इस तरह के गाने को रखा गया है। तो अच्छा लगता है कि लोकगीतों को एक अच्छा पहचान मिल रहा है, आगे आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि भोजपुरी संगीत को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, कि मतलब एक बेहतर मुकाम हासिल कर रहा है, या कुछ चीज़ों को लेकर जिस तरह की एक आदमी का जहन में एक थॉट बन गई है कि नहीं ये गीत ऐसे ही होंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी चीज़ को? देखिए, लगभग लोगों की मानसिकता तो बन गई है कि भोजपुरी में जितने भी गाने हैं अश्लील गाने हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, लेकिन मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सिर्फ भोजपुरी को एक नेगेटिव वे में ही ना देख करके उसको पॉजिटिव में भी देखिए। जैसे कि बहुत सारे फिल्म आपको, जैसे पवन सिंह के ही एक फिल्म है लागी नहीं छूटे रामा, बहुत ही अच्छा फिल्म है वो। उसमें आपको कोई भी ऐसा गीत नहीं है जो कि आप नहीं सुन सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जो ये कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, वो एक बार शारदा सिन्हा जी के गीत को देखें, एक बार मालिनी अवस्थी जी के गीत को देखें, और जो नए नए कलाकार आ रहे हैं उनके गीतों को सुनकर देखें, तब उनको पता चलेगा कि भोजपुरी सिर्फ अश्लीलता का नाम नहीं है, बहुत सारे विधाएँ छुपी हुई है। मनीषा जी, हाल ही में आपने शादी की, तो शादी को लेकर कोई गाना आपके जहन में आ रहा हो? जी, शादी का गाना है, मैं आपको सुना रही हूँ अभी। ये विधा है कन्यादान का, जब रस्म होता है उस समय एक लड़की अपने पिता से कहती है, अरे बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोले ले हो, अब बाबा के बाला जोरी से नूरा बर डाले ले हो, अब बाबा के बाला जोरी से नूरा बर डाले ले हो, पापा पापा पुकारी ले, पापा ना बोले ले हो, अब पापा के बाला जोरी से नूरा बर डाले ले हो, अब पापा के बाला जोरी से नूरा बर डाले ले हो, बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा ना बोले ले हो। बहुत बढ़िया एक विधा है लोकगीत, लोक संगीत, जिसको कहीं ना कहीं जो हमारी फिल्में हैं, हमारी जो सिनेमा है, उसके ज़रिए, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि उसके ज़रिए उसकी प्रमोट होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे छूट रही हैं। मौके की ज़रूरत है इनको। उसके बाद देखिए ये आवाज़ कहाँ से कहाँ पहुँचती है। आमने सामने में आज इतना ही। नमस्कार।